हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2024 का कट ऑफ आया है, उसके बाद अब आपको पता है कि आपने JRF में क्वालिफाई किया है या नेट में क्वालिफाई किया है या आपने PhD ओनली में क्वालिफाई किया है। आप में से जो भी नेट और PhD ओनली में क्वालिफाई किए गए हैं, आपके लिए आगे के लिए क्या स्कोप है, आप कहाँ कहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, ये सब डिस्कशन हम आज की वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वीडियो को अपना सपना JRF यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कोमल और मैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। यदि आप भी अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल आपको अपना सपना JRF एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। वन मोर थिंग जो स्पेशली मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है फीस के बारे में। अभी डिस्काउंट चला हुआ है तो हमारे इस कोर्स की फीस 50% ऑफ होकर के 3500 है। वन मोर थिंग, यदि आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करते हैं जो कि है ASG30, तो आपको इसी फीस पर 30% का डिस्काउंट और मिल करके इसकी फीस केवल और केवल 2450 रुपये है फिलहाल। तो यदि आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप डिटेलिंग को देख करके कोर्स खरीद कर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि है कि CSIR नेट का जो रिजल्ट आया है उसमें 3 कैटेगरी के अंदर रिजल्ट आता है, जिसमें कि आपका JRF फर्स्ट कैटेगरी में होता है, नेट आपका सेकेंड कैटेगरी में रखा जाता है और PhD ओनली आपका थर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। पेपर तीनों के लिए सेम है, बस फर्क आता है तो आपकी मार्किंग पर फर्क आता है कि JRF के लिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, यानी JRF क्वालिफाई करना है तो आपके पास ज़्यादा नंबर होने चाहिए। इसी भी यहाँ पर नेट के लिए इससे थोड़ा कम और PhD ओनली के लिए उससे भी थोड़ा कम आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। तो यदि आप JRF कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तो आपको पता होगा आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। बस आपको वहां जाकर के इंटरव्यू देना होता है। यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से PhD कर सकते हैं और हर महीने गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है, जिसमें बिना फाइनेंस की टेंशन लिए आप अपनी PhD को कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक PhD के लिए ऑप्शन है। सेकंड ये है कि यदि आप PhD नहीं करना चाहते हैं, आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। आप वहाँ जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं और यदि आपका JRF है तो वहाँ आपको शायद 4-5 नंबर एक्स्ट्रा भी मिलते हैं JRF को लेकर के, तो वहाँ भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका नेट में क्वालिफाई हुआ है और PhD ओनली में क्वालिफाई हुआ है, सो बिल्कुल एक जेन्युइन डिस्कशन मैं आपसे करूंगी, कोई हेर फेर नहीं, सीधी बात बताऊंगी। यदि आपका हुआ है थर्ड कैटेगरी में तो यकीन मानिए कुछ नहीं हुआ है, बस एक तरीके से आपको गुमराह किया गया है। मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि ये कैटेगरी रखी क्यों गई है, क्योंकि यदि आप PhD ओनली में क्वालिफाई करते हैं तो इसका मतलब बस केवल इतना है कि आप हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका एडमिशन नहीं होगा। यकीन मानिए बहुत कम चांस है, बहुत रेयर चांस है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने PhD ओनली में क्वालिफाई किया है और उसका एडमिशन हो गया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में केवल आप ही फॉर्म भर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें भी क्वालिफाई किया है, इसमें भी किया है और इसमें भी किया है। अब आप खुद सोचिए, वहाँ पर 3 कैंडिडेट हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, किसका एडमिशन होगा? आपका तो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा JRF वाले को, सेकंड पर दिया जाएगा नेट वाले को और थर्ड पर जाकर कहीं आपका नंबर आएगा। और ऐसा हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो JRF वाले हैं और नेट वाले हैं, वो भी फॉर्म भर रहे हैं। तो एक तरीके से आप गुमराह हो गए हैं। गुमराह क्यों हुए हैं? आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म भरने का भी ऐसा नहीं है कि फ्री है आप फॉर्म भर रहे हैं, हर एक यूनिवर्सिटी ने एक पर्टिकुलर अमाउंट रखा हुआ है फॉर्म भरने का, तो आप वो फीस पे करके फॉर्म भर रहे हो, वहां तक आप जा रहे हो, अपना समय लगा रहे हो और फिर भी क्या चीज आएगी कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है। सो यदि आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तो यकीन मानिए कुछ नहीं हुआ है, बस चुपचाप अपना फिर से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यदि वाकई आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं और PhD करना चाहते हैं तो इसके झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये बस एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी भीड़ है और सरकार चाहती है कि वो भीड़ थोड़ी सी डेविएट कर दी जाए।
ताकि वहाँ कंपटीशन ना हो, हमें ज़्यादा सीट ना निकालनी पड़े, हमारे ऊपर सवाल ना आए कि सीट नहीं है और ये दिक्कतें हैं। तो ऐसा करते हैं कि आधी भीड़ को इसमें फंसा देते हैं कि देखो तुम्हारा पीएचडी ओनली के लिए एडमिशन हो गया है, अब तुम ना ट्राई करते रहो हर जगह। अब तुम ट्राई करोगे, फीस भी पे करोगे, समय भी लगाओगे और फाइनली आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इस कैटेगरी को तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, इसमें कुछ नहीं हुआ है। वन मोर थिंग, अगर हो भी गया आपका एडमिशन तो कोई फेलोशिप गवर्नमेंट नहीं देती है, पूरी पीएचडी आपको अपने ही खर्च पे पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वो आपको फेलोशिप दे सकते हैं, बट वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना गवर्नमेंट देती है जेआरएफ वाले को। हो सकता है 5, 7, 8 हज़ार या फिर मैक्सिमम 10 हज़ार आपको मिल सकते हैं, वो भी फिक्स नहीं है, शायद कोई यूनिवर्सिटी ये ना भी देती हो। ठीक है जी, तो इसको तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, बिल्कुल बिना कुछ सोचे अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दीजिए, जेआरएफ के लिए तैयारी। ठीक, अब बात करते हैं नेट के लिए। देखो नेट का भी है तो बिल्कुल इसके जैसा ही, इतना बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा। अगेन, यदि जेआरएफ वाला है और नेट वाला है, वो साथ में यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेफरेंस तो इन्हीं को ही मिलेगी, आप फिर खाली हाथ रह जाएंगे। और इस कैटेगरी का तो एक बहुत बढ़िया बिल्कुल पास का एग्जाम्पल मेरे पास है, स्टूडेंट जो बिल्कुल मेरे बहुत नोन है, बिल्कुल सब कुछ जो उनके साथ हुआ है वो मुझे पता है। हुआ क्या कि उनका नेट में क्वालिफाई हो गया और कुछ ही समय बाद फिर से नेट का पेपर होना था। नेट क्वालिफाई हुआ, उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है फॉर्म भर दिए हैं, पैसे तो लगे ही हैं ऑफ कोर्स, हर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत बहुत ज़्यादा थी, हर में फॉर्म भरा गया। उसके बाद हुआ क्या कि जब वो फॉर्म भरने के लिए गए तो वहाँ पर कहा कि रिसर्च प्रपोजल, जिस भी टॉपिक पर आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन देना होता है, जिसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल, जिसमें आप सब लिखते हैं कि आप किस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, क्या क्या रेफरेंसेस हैं जिनको आप यूज़ करके इस टॉपिक पर स्टडी करेंगे। अब वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत सारा समय आपका जाया होता है उस चीज़ को बनाने में। ठीक, तो उनका नेट क्वालिफाई हुआ, नेट क्वालिफाई करने के बाद उनका बहुत समय लगा कि वो रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं। दूसरा समय कहा गया कि जाकर के इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और इंटरव्यू के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं, पैसे लगे हैं वो अलग, समय गया है वो अलग, और फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। रीज़न क्या था, इतने सारे बच्चे आए हुए थे और उनमें से आधे से ज़्यादा जेआरएफ वाले थे, तो वो नेट वाले को क्यों ही लेंगे। आपका इंटरव्यू चलो मानो अच्छा भी हो गया है, फिर भी मार्क्स का प्रेफरेंस तो इन्हीं को ज़्यादा मिलेगा, तो फिर आप खाली हाथ रह गए हैं। इससे नुकसान क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों बाद ही फिर से नेट का पेपर होना था, लेकिन इन चीज़ों में इतना उलझ गए, रिसर्च प्रपोजल बनाना था, जाकर के इंटरव्यू दे के आना है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तैयारी नहीं हो पाई। जब नेट का एग्ज़ाम हुआ तो कुछ ही मार्क्स से रह गए जेआरएफ के लिए, और ये कंक्लूड किया गया कि अगर ये समय यहाँ ना लगाया जाता तो शायद अब की बार जेआरएफ हो जाता और जेआरएफ के बाद फिर चीज़ें आसान हो जाती। तो ना ही तो एडमिशन हो पाया, पैसे गए वो ख़राब अलग से, और साथ में जेआरएफ भी नहीं हो पाया अगली बार में। तो यदि आपका नेट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन यकीन मानिए प्रेफरेंस इन्हीं बंदों को दी जाएगी। तो आप अपना मोटिव ये लेके चलो कि आपको जेआरएफ ही क्वालिफाई करना है। हाँ, इन केस नेट हो जाता है तो ये आपकी मोटिवेशन के लिए है कि चलो ठीक है, नेट हुआ है, एक फेज पार कर लिया है, अब दूसरा करना है। तो जेआरएफ और नेट में मुझे पता है बहुत ही कम मार्क्स का डिफरेंस रहता है, लेकिन वो डिफरेंस अचीव करने में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ी मेहनत तो ज़रूर होती है, लेकिन एक बार आप मेहनत कर लोगे फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि वहाँ फिर रहे हैं, वहाँ फिर रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है। और सपोज आप नेट के थ्रू एडमिशन ले भी गए अपने पीएचडी के लिए, अगेन वही पंगा फंसेगा कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। कोई यूनिवर्सिटी अगर करती भी है तो वो 10,000 मैक्सिमम आपको दे सकती है नेट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं देगी। फिर आपको अपने ही खर्च पर पूरा पीएचडी करना पड़ेगा, जो यकीन मानिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। यदि आपको हर महीने सरकार की तरफ से आपके एक्सपेंस जितने भी खर्च आते हैं पीएचडी में, वो सरकार से अगर आपको मिल रहे हैं तो आप स्मूथली रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप अभी खुद कमा तो नहीं रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं आप भी, और साथ में जितने भी इंस्ट्रूमेंट का खर्च आता है, एवरीथिंग वो सब आपको खुद करना पड़ रहा है, तो एक तरीके से हेक्टिक कंडीशन हो जाती है, आप रिसर्च पर भी ध्यान नहीं दे पाते हो, और वो दिक्कत पैसों वाली तो रहती ही है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी, आप पूरा ट्राई करें कि जेआरएफ करने के बाद ही आगे प्रोसीड करें।
अनटिल अनलेस कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको विदाउट JRF एडमिशन दे रही है, तो वहाँ आपको फेलोशिप की प्रॉब्लम आएगी। एडमिशन तो हो जाएगा, चलो ठीक है, मान लेते हैं हो गया, बट वहाँ आपको फेलोशिप की प्रॉब्लम आएगी। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है या कोई भी फेलोशिप की स्कीम ऐसी नहीं है जो इस वाली फेलोशिप को बीट कर सके। तो आप बस कोशिश करें कि अगर 1-2 नंबर से आप रह रहे हैं तो फिर भी ट्राई करें कि आप JRF के लिए ही तैयारी करें और JRF के लिए ही आगे बढ़ें। ठीक, तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन सा डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है, कोई हेर फेर नहीं है। यहाँ हुआ है तो भूल ही जाओ, यहाँ हुआ है तो बस इतना कर सकते हो कि 1-2 यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनमें आप चाहते हैं कि हाँ आप पढ़ना चाहते हो एट एनी कॉस्ट, तो वहाँ केवल बस आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन फोकस ये रहे कि अगला पेपर जो होगा उसमें JRF ही करना है। और वन मोर थिंग, अभी आपका देखो रिजल्ट आ गया है, बहुत कम समय है कि आपका फिर से नेट का एग्जाम फिर से करवा दिया जाएगा, CSIR का। आप फिर तैयारी करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि 12 साल के बाद आपका एग्जाम आएगा, अभी कुछ महीनों में ही फिर से एग्जाम आ जाएगा। तो बस ये ट्राई करो कि जो महीने बचे हैं उनमें रिवाइज करके अपना आगे के लिए JRF के लिए आप पूरा ट्राई रखें। ओके एवरीवन, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा और आप उसको फॉलो भी करेंगे, बाकी तो आप समझदार हैं ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।